ये आपको लीनियर दिख रहा है, ठीक है। ऐसे है तो लंबवत, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब यदि ये सो जाएगा, यदि ये सो गया तो ये कितना डिग्री का बना रहा है? ये है दर्पण, दर्पण से मेरा जो है ये निकल रहा है प्रधान अक्ष, ये दर्पण है, ठीक है। इसके तरफ सो गया तो ये क्या हो गया? अनुप्रस्थ आवर्धन। हाँ, तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी प्यारी बहना, आज के इस वीडियो में आपका तहे दिल से स्वागत कर। प्रकाश परावर्तन का लेक्चर नंबर 6 है आज, और आज के इस वीडियो में आपका जो थ्योरी है आई थिंक कंप्लीट हो जाने वाला है। मतलब आज बस जो है दर्पण सूत्र रह गया, फिर F = R/2 का उत्तल में, ठीक है। ये सब जो डेरिवेशन है ना, मुझे पता है कि मैंने आपको करवाना था पहले ही, लेकिन मैं ये सब नहीं करवाया हूं, क्योंकि भैया मैं सोच रहा हूं कि पहले मैं पूरा थ्योरी कंप्लीट करवा दे रहा हूं। आज आवर्धन का फॉर्मूला जो हो ना वो भी प्रूफ करवाऊंगा। आज क्या क्या पढ़ाने वाला हूं उस पर बात कर लेता हूं। तो आज पढ़ाने वाला हूं आवर्धन। कल मैंने बताया था कि चिन्ह परिपाटी में पुनः पढ़ा दूंगा, तो आज मैं पुनः पढ़ाने वाला हूं। उसके बाद मैं कुछ क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जैसे कि रीजन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं कि समतल दर्पण में आवर्धन +1 क्यों होता है, अवतल दर्पण का क्या यूज होता है, अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, ये सब देखने वाले हैं आज के लेक्चर में। और उम्मीद करिए कि बाकी सब लेक्चर से बेस्ट होने वाला है। और हमारा जो ये चैप्टर है ना, अंत तक आप बने रहिए। आप इस चैप्टर का एक्सपर्ट नहीं बन गए तब फिर हमको बोलिएगा। सबसे बेस्ट कंटेंट आपको मैं डिलीवर करने वाला हूं, जैसे भी कैसे भी मुझे करना है, आपको बस पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ना ही ज्यादा इधर उधर की बात करते हैं, ठीक है। कल मैंने सीरियसली कुछ मतलब कि शुरू में मैंने आपको डांट वाट दिया था, उसके लिए क्षमा, किसी को बुरा लगा होगा लेक्चर 5 का बाद तो उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि वो सीरियस वाले बात था। क्योंकि आप देखोगे तो कोई भी किसी भी टीचर के पास देख लीजिएगा ना, तो शुरू का जो रेशियो होता है, जब चैप्टर स्टार्ट होता है ना, उसमें जो जितना स्टूडेंट रहता है ना, जैसे जैसे लेक्चर बढ़ने लगता है उतना मतलब स्टूडेंट की संख्या भी घटने लगता है। तो कैसे? क्योंकि आप रेगुलरिटी नहीं रखते हो मेंटेन, आप प्रोक्रास्टिनेट करते हो कि नहीं कल कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो बाद में कर लूंगा, इसलिए, ठीक है। तो इस पर आप ध्यान दें, ठीक है, तभी आप कुछ कर पाएंगे जीवन में। जीवन की बात कर रहा हूं मैं। चिन्ह परिपाटी आज शुरू करने वाला हूं। चिन्ह परिपाटी का मतलब सबसे पहले मैंने आपको बताया था चिन्ह परिपाटी के बारे में। चिन्ह परिपाटी की आवश्यकता क्यों है? यदि मैं आपसे पूछूं कि चिन्ह परिपाटी क्या है, ये तो बाद की बात है, लेकिन क्यों हम पढ़ते क्यों हम भाई चिन्ह परिपाटी को? हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि आप देखोगे कि अवतल दर्पण में, या आप देखोगे 6 गो स्थिति होता है, कहीं इमेज नीचे तो कभी ऊपर तो कभी छोटा, तो कभी उत्तल दर्पण में है ना, कभी छोटा तो कभी बड़ा बनता है ना, गोले मतलब मैं पूरे स्फेरिकल मिरर की बात करूं, है ना। तो भैया वैज्ञानिक ने देखा कि भैया कभी इमेज बड़ा बन रहा है, कभी छोटा बन रहा है, कभी नीचे बन रहा है, कभी ऊपर बन रहा है। तो अब भैया तुम स्कूल में जाओ, स्कूल में टॉपर और एवरेज, मतलब कि एक डिसिप्लिन बॉय है और एक अनडिसिप्लिन बॉय है, बड़ा बदमाश बॉय है, दोनों को सम्मान जो है सेम मिल रहा है, इज्जत सेम मिल रहा है, तो कुछ अंतर रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा ना। बोलेगा भाई तो मैं भी बैड बॉय बन जाता हूं, मैं भी बैड बॉय बन जाता हूं। ऐसा ही कंडीशन इसमें भी है कि भैया कुछ तो अंतर होना चाहिए ना, कोई ऊपर बनता है इमेज, कोई छोटा, कोई नीचे बनता है, कुछ ना अंतर होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंशिएट होना चाहिए ना। कोई ऐसा चीज लाते हैं जिससे इनको अलग कर सके, डिफरेंशिएट कर सके। तो भैया चिन्ह परिपाटी बोला कि मैं आता हूं और इनमें आपको अंतर बताऊंगा। मतलब चिन्ह परिपाटी बेसिकली अंतर बताता है कि कौन ऊपर बना है, कौन नीचे बना है, कौन सीधा बना है, कौन उल्टा बना हुआ है, ठीक है। इतना ही बात है चिन्ह परिपाटी में। अब चिन्ह परिपाटी से जुड़े 3-4 बातें हैं जो आपको ध्यान रखना होता है कि चिन्ह परिपाटी में, जैसे कि कल मैंने आपको फटाक से लिख दिया था, अच्छे से नहीं लिखा था, इसलिए मैं फिर से आज लिख दिया हूं। समझ नहीं आ रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूं, समझ आ जाएगा। पहला पॉइंट लिखना है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाएगी। ये देखो कोई दर्पण है और इस दर्पण का ये ध्रुव है। ध्रुव जानते हो ना, दर्पण का मिड पॉइंट, केंद्र। चाहे मान लो ये वस्तु यहां पर रखा हुआ है, इस वस्तु का इमेज यहां पर बना, सपोज दैट मान लेते हैं ना भैया इसका वस्तु का इमेज यहां पर बना है। तो भैया यदि मुझे इस वस्तु का दूरी नापना हो, या फिर मुझे इस इमेज का इसका दूरी नापना हो, मैं किधर से दूरी नापूंगा? ये हमारा फंडामेंटल है कि नहीं है? समझ में आ गया कि ना आ गया? कोई भी दूरी, चाहे इमेज यहां पर बने, चाहे इमेज यहां पर बनता, तो यहां से ही हम नापते, लेकिन इधर से, ये ही हमारा फंडामेंटल जगह है जिस जगह से हम कोई भी दूरी नापेंगे। सिंपल।
दूसरा है कि आपतित किरण के अनुदिश मापी गई दूरियां धनात्मक ली जाती है और आपतित किरण के विपरीत मापी गई दूरियां ऋणात्मक ली जाती है। सर इसका मतलब मैंने आपको समझाया था। अब देखो ये है हमारे पास वस्तु, और वस्तु का इमेज कैसे बनता है, जब इससे प्रकाश की किरण को भेजेंगे तो प्रकाश की किरण जब ऐसे भेजेंगे तो फोकस से गुजरेगा, और तब फिर एक और भेजते हैं और कटता है, तो फाइनली इमेज बनता है कि नहीं बनता है। तो मुझे एक चीज बताओ कि ये जो किरण गया ये इस प्रधान अक्ष के अनुदिश न गया जी। अनुदिश का मतलब क्या है, उसी के दिशा में। अनुदिश मतलब उसी के दिशा में, और जब उसी के दिशा में जाएगा तो पॉजिटिव आएगा। अर्थात समझ नहीं आया सर। कहता है कि आपतित किरण के अनुदिश मापी गई दूरी, देखो समझो फिर से समझाता हूं। ये है कोई दर्पण मैं बनाता हूं, ये मैंने इधर प्रकाश किरण भेजा, प्रकाश किरण मैंने ऐसे भेजा। अब प्रकाश किरण इधर जा रहा है कि इधर जा रहा है ना, इधर लेफ्ट लेफ्ट टू राइट, लेकिन मैं इस पोल से इधर से दूरी मापूं, मैं राइट टू लेफ्ट दूरी नाप रहा हूं। तो कहने इन द सेंस क्या है कि भैया प्रकाश किरण इधर जा रहा है नो, तो हम इधर नापेंगे दूरी तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन हम इधर नापेंगे तो नेगेटिव आएगा। ओकरे दिशा में नापेंगे ना, जिधर जा रहा है किरण उन्हें नापेंगे तो पॉजिटिव आएगा, अगर पॉजिटिव उसका उल्टा नापेंगे तो नेगेटिव। है कि नहीं, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अर्थात कहने इन द सेंस है कि जब भी प्रकाश किरण ऐसा जाएगा, मतलब कि जब भी ऐसा हम नापेंगे दूरी तो पॉजिटिव दूरी कहलाएगा, और जब भी हम ऐसा दूरी नापेंगे इधर का, ऐसे करके दूरी नापेंगे, पोल से नापते हैं ना, इधर से लेकर के इधर तक नापेंगे पोल तक, और इधर से इधर इधर की ओर नापेंगे तो पोल से नापेंगे जितना दूरी है इधर, इसलिए नापते हैं वस्तु और इमेज के लिए हम दूरी नापते हैं। ठीक है, जब क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर हो जाएगा ये चीज जो है ना, ये क्वेश्चन पर ही आपको समझ में आने लगता है, और न्यूमेरिकल करेंगे तो और धड़ाधड़ कंप्लीट होने समझ आने लगेगा। तो इधर की दूरी जब भी लेंगे तो नेगेटिव कहलाएगा। अब तीसरा पॉइंट है कि भैया प्रधान अक्ष, यह है प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने शॉर्टकट में लिखा है कि ऊपर की दूरियां पॉजिटिव लेंगे और प्रधान अक्ष के नीचे की दूरियां हम नेगेटिव लेंगे। ये है प्रधान अक्ष। ये प्रधान अक्ष असली में रहता है, नहीं काल्पनिक है, जो कि वक्रता केंद्र और फोकस को मिलाने वाली रेखा होता है, एक किरण रेखा होता है बोल सकते हो आप। तो ये जो है ना, ये प्रधान अक्ष, इसके ऊपर की दूरी जो है ना वो पॉजिटिव लेंगे और इसके नीचे की दूरी हम नेगेटिव लेंगे। इतना ही तीन चीज ये कहता है ये। और एक्स्ट्रा में बातें हैं कि प्रतिबिंब की दूरियां को हम भी से, और जो वस्तु की दूरी है, मतलब वस्तु की दूरी जो है उसे हम u से नापेंगे, और जिसे हम प्रतिबिंब की दूरी है उसे हम v से नापते हैं। बस इतना ही पॉइंट आपको कवर करना था। और नोट वाला पॉइंट भी हम लिखाई देते हैं, इसको नोट डाउन करना है तो कर लीजिए, नहीं तो अन्यथा नोट दिया है, नोट खोल लीजिए और देख लीजिए। नोट कहां मिलेगा सर, तो नोट हर एक वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, कमेंट में देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, कहीं भी जाइए आपको देखने को मिल जाएगा नोट। या हाँ एक चीज बता देते हैं आप सभी के लिए, जो भी हमारे प्यारे भाई और बहन हैं जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उसके लिए मैंने खास व्हाट्सएप चैनल बना दिया है, आप वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। क्यों ज्वाइन करें, क्योंकि वहां पर आपके नोट्स जितने भी आएंगे वहीं पर मैं डालूंगा, जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे कि क्या क्लास होगा कैसे कब होगा, क्योंकि भैया हमने आपका ठेका ले चुका हूं कि भैया मैं आपको 10th का सिलेबस कंप्लीट करा रहा है, तो भैया वहां पर मैं नोटिफिकेशन देता रहूंगा, पूरा शेड्यूल रहेगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस लास्ट में जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्रैश कोर्स ओपन करेंगे, मतलब जो भी जानकारी होगा, मतलब आप 26 में देने वाले हैं ना बोर्ड एग्जाम, तो आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए सबसे बेस्ट रहने वाला है। लिंक आपके कमेंट में जाइए, व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया है, ज्वाइन कर लीजिए और अपने दोस्तों में वीडियो को आप जरूर शेयर करिए, और वीडियो को अंत तक देखा करिए। अंत तक नहीं देखिएगा तब कभी भी सीख नहीं पाइएगा, आप कभी भी इस मौके का, इस कंटेंट का फायदा उठा नहीं पाइएगा। ठीक है, ठीक है। अरे भैया आप तो बहुत सीरियसली आज बहुत सीरियसली आप पढ़ा रहे हो। अरे यार सीरियसली नहीं पढ़ा रहे हैं। अरे यार हमारे क्या बोले, हटाओ छोड़ो इधर आ रहे हो, चलो सीरियसली नहीं पढ़ा रहे, आप चिल होकर के चिल करके नोट वाला पॉइंट लिखाते हैं। अब तुमको नोट वाला पॉइंट लिखाते हैं जो कल तुमको हमने छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था भैया, आपने लास्ट में बोल दिया था कि बोला था, अब बोले थे पहला और दूसरा पॉइंट में लिख देता हूं कि अवतल दर्पण में फोकस की दूरियां, फोकस दूरी अवतल दर्पण में लिख ही देता हूं, अवतल दर्पण दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता
त्रिज्या, जिसे हम C से दिखाते हैं, और फोकस दूरी को हम F से दिखाते हैं। ठीक है, वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी क्या होता है जी, नेगेटिव होता है। और सेम चीज यहां पर भी लिख लीजिए, उत्तल में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कौन सा चीज पॉजिटिव होता है, वो फोकस और वक्रता त्रिज्या। हाँ, उत्तल में जो फोकस होता है और वक्रता त्रिज्या होता है वो पॉजिटिव होता है, लेकिन अवतल में नेगेटिव होता है। अब मैंने कल आपको बोला था कि क्यों होता है ये भी बताऊंगा और ट्रिक भी दूंगा। अब थोड़ा मैं बताता हूं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण मैं बनाता हूं। अब वैसे मैं इतना पढ़ा चुका हूं कि आप इस क्यों का जवाब आप खुद से प्राप्त कर सकते हैं। और मैं यहाँ आपको एक उपदेश देना चाहूंगा कि भैया यदि आप एक अच्छा स्टूडेंट बनना चाहते हैं ना, ये मैं सब स्टूडेंट, देखो ये ऑनलाइन क्लासेस है, अब कोई एवरेज भी देखते होंगे, कोई बढ़िया स्टूडेंट भी देखता होगा। बढ़िया स्टूडेंट क्या कैसे डिसाइड होता है, इससे नहीं, मेहनत से। ठीक है, कोई मेहनती कोई बिना मेहनती वाला भी देखता होगा और आलसी वाला भी देखता होगा। ठीक है, तो जिसका बेसिक क्लियर है उसको भी देखता होगा, जिसका बेसिक क्लियर नहीं है वो भी देखता होगा। तो सबका ध्यान रख करके मुझे पढ़ाना होता है। तो आप एक अच्छा स्टूडेंट है तो अच्छा स्टूडेंट का ये पहचान होता है कि ये जो है ना, जैसे मैंने अभी बोला कि फोकस दूरी नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तभी मैंने चिन्ह परिपाटी पढ़ा है ना। अब थोड़ा दिमाग लगा के पता कर सकते हैं। पता करिए, वीडियो पढ़ के पता करिए, उसके बाद तो मैं बताने वाला हूं ना, पहले पता करिए उसके बाद देखिए। ये है हमारे पास भैया फोकस और ये है वक्रता त्रिज्या। मैंने क्या बोला भाई, फोकस दूरी। फोकस दूरी होता क्या है, तो पोल के बीच और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम छोटा f से दिखाते हैं। तो भैया इनके बीच की दूरी, आप मुझे बताओ, पोल से मुझे पता है चिन्ह परिपाटी के अनुसार कि कोई भी दूरी पोल से नापी जाती है, तो इसका दूरी हम मतलब फोकस दूरी को नापना चाहते हैं। तो फोकस दूरी की नापने के लिए हम किधर आएंगे, ऐसे न आएंगे, ऐसे ना नापेंगे, ऐसे इधर आएंगे, और मैं इधर आ रहा हूं, और इधर की दूरियां क्या होती है, नेगेटिव ना होती है जी। इसका मतलब फोकस दूरी क्या होगा, नेगेटिव होगा। वही वक्रता त्रिज्या हम आते हैं, तो वक्रता त्रिज्या भी इधर है, वक्रता त्रिज्या को भी नापने के लिए इधर ही आना पड़ेगा, इधर आने के लिए नेगेटिव होगा, इसलिए दोनों ही नेगेटिव होते हैं। लेकिन उत्तल की बात करते हैं, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में ये है हमारे पास सतह है भैया, परावर्तक सतह उठा होता है, और इसका फोकस ये है और इसका ये है भैया किरण इधर आ रहा है, और ये है हमारे पास पोल। अब देखो मैं इस फोकस दूरी को नापने जाता हूं ना जी, ये मैं फोकस दूरी को नापने जाता हूं ना, तो मुझे इधर जाना पड़ रहा है, और ये जो साइड है ये किरण की साइड है, मतलब जिधर किरण जा रही है उधरे हम नाप रहे हैं, उसी साइड नाप रहे हैं, अर्थात ये दूरी पॉजिटिव कहलाएगा, ये भी दूरी पॉजिटिव कहलाएगा। समझे कि नहीं समझे कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, लेकिन अवतल में दोनों ही ऋणात्मक मतलब कि नेगेटिव होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव मतलब धनात्मक। क्लियर हुआ यहां तक। अब ट्रिक क्या है, ट्रिक इतना समझो कि अवतल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कनकेव कहते हैं। कनकेव, केव मतलब क्या होता है, गुफा। अब देखो अवतल दर्पण में देखोगे तो ये इसका जो परावर्तक सतह है, परावर्तक सतह ये गुफा होता है। और जब गुफा के अंदर जाइएगा, कभी आप गुफा के अंदर जाइएगा ना, हमारे मन में हमेशा नेगेटिविटी हो जाता है। क्यों सर, क्योंकि देखो जब भी आप गुफा में जाओगे तो अपने अंदर एक डर जरूर रहता है कि गुफा गिर ना जाए, और जब गिर जाएगा सीधे ऊपर, है कि नहीं है। तो ये ऐसे ट्रिक याद रख सकते हो कि भैया अवतल का होता है परावर्तक सतह धसा हुआ, धसा मतलब गुफा, गुफा जैसा। गुफा में जब भी जाते थे नेगेटिव एनर्जी, मतलब कि भैया फोकस और इसका वक्रता त्रिज्या नेगेटिव होता है, और उत्तल में इसका जो होता है पॉजिटिव होता है। क्या ये चीज क्लियर है, ये नोट वाला पॉइंट था। ठीक है, तो मैं यहां से चिन्ह परिपाटी टॉपिक को खत्म कर रहा हूं इन द सेंस क्या है कि भूल जाना है नहीं, उसे याद रखना। अब अगले टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसे याद रखते हुए अगले टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अगला टॉपिक हमारे पास है आवर्धन। अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, आवर्धन। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो मैग्निफिकेशन कहते हैं। मैग्निफिकेशन। आप हिंदी मीनिंग देखिएगा ना, मैग्निफिकेशन का मतलब होता है बड़ा करना, बढ़ावा। ठीक है, तो वो मैग्निफिकेशन का वो वाला मीनिंग नहीं है। गूगल पर सर्च करिएगा मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन का आप हिंदी आएगा कि बड़ा करना, तो वो बड़ा करना नहीं है। इस आवर्धन का कुछ और ही मतलब होता है। ये जो आवर्धन है ना, ये एक अनुपात है, रेशियो है,
ठीक है, किस चीज का है भैया? तो ये प्रतिबिंब प्रतिबिंब तथा वस्तु का रेशियो है। इतना समझ आया ठीक? नहीं तो और समझा रहे हैं जी, चिंता मत करिए। और ये जो होते हैं आवर्धन, ये कई प्रकार के होते हैं। तो मैग्निफिकेशन की बात करें तो मैग्निफिकेशन में समझिएगा क्या होता है। ये मैंने आपका बनाया दर्पण, ठीक है, ये कोई भी दर्पण बना लेता है। ये है हमारे पास कोई वस्तु, इस वस्तु का सपोज दैट हमने इमेज फॉर्मेशन किया, इमेज फॉर्मेशन यहां पर किया, अरे भाई कैसे भी बना लेते, ठीक है, यहां पर इमेज बना इस वस्तु का अच्छे से, इस तरह देखो, ये मैंने बनाया वस्तु और ये इसका मान लो इमेज है। ये क्या है? तो ये वस्तु है, इसका मतलब ये पोल है, और हमें पता है कि वस्तु की दूरी को क्या कहते हैं? यू कहते हैं, तो इसे यू मान ले हैं, हाँ, और इसे वी मान लेते हैं जी, इसे हम क्या मान लेते हैं? भी मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। थोड़ा ये मैं आगे बढ़ा दिया हूं, ये इसके बराबर होता है, ठीक है, ठीक है। तो ये इसको दूरी को भी कहते हैं। अब समझिएगा आवर्धन क्या होता है। आवर्धन कुछ नहीं होता है। यदि मैं इसे ए और बी नाम रख देता हूं, इसे ए बी नाम रख दिया हूं, तो इसे रख दूंगा ए डैश बी डैश। कुछ भी नाम रखना था, मैं ए बी के बदला मैं सी एक्स एक्स वाई जेड एक्स कुछ भी रखना था तो मैंने रख लिया। जैसे कि मैंने इसका नाम ए बी ही क्यों रखा? देखो ए जो है ना इसके पूंछ के पास दिया है ना, तो इधर भी ए मैंने इधर पूंछ के पास दे दिया, और इसके हेड के पास मैंने बी दिया है, तो इधर भी मैंने बी दे दिया है। और चूंकि ये सेम में लगता है इसलिए मैंने डैश डैश दे करके अलग नाम बना दिया, ठीक है, ठीक है। आवर्धन कहता है, आवर्धन जो होता है, आवर्धन समझिएगा, आवर्धन को हम m छोटी m से सूचित करते हैं, क्योंकि वह मैग्निफिकेशन m से शुरू होता है, इसलिए m से सूचित करते हैं। तो आवर्धन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई बट्टा में वस्तु की ऊंचाई। ध्यान रखिएगा, ये गलती मत करिएगा, ये गलती बहुत बार करते हैं लोग। क्या करते हैं सर? समझाते हैं कि ये ऊपर में प्रतिबिंब की ऊंचाई रहेगा और नीचे में वस्तु की ऊंचाई रहेगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप ऐसे भी देख लीजिए, ट्रिक देखिए कैसे कि हमेशा देखिए आजकल में लोग उससे ज्यादा उसके प्रतिबिंब, उसका इमेज का फिक्र रहता है। कहता है ना भाई हम उधर जाएंगे, हमारा इमेज खराब हो जाएगा, हम उधर नहीं जाएंगे। अब ऐसे फेसबुक पे देखिएगा, अपने आप को नहीं, अपने इमेज को सजा कर पोस्ट करते हैं, क्योंकि भैया आपका वैल्यू नहीं है, आपका इमेज का वैल्यू है आपका, ठीक है ना। तो इस तरह से ट्रिक रख सकते हैं, जिसका वैल्यू वो ऊपर में रहेगा, मतलब कि भैया प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ऊपर में रहेगा। आजकल का सच्चाई है यार, हम ऐसे लोग को देखे हैं ना भैया, असली में लगता है भैया काला कलुट्टा, और जब उसमें देखिएगा ना भैया फिल्टर लगा के भाई साहब, मतलब लग रहा है कि भैया अंग्रेज का धिया पुता है कि नहीं है? अरे भाई ये गलत बात नहीं बोल रहा हूँ कि काला है तो नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। जो रियलिटी है रियलिटी देखो ना यार, काला मतलब क्या? अपने आप को गिल्ट क्यों फील करना? पता है आपको, मैं बताऊंगा मैं बताना प्रकाश के प्रवर्तन में, अपवर्तन में, कि काला होना ना बहुत बड़ी बात होता है, समझ में आया? आप जो काला है उसमें आपको पूरा का पूरा कलर आप में समाहित है, ये बताएंगे कभी हम, ठीक है। गर्व करिए कि काले हैं, उसमें बताएंगे अलग से। अगर श्री कृष्ण भी हमारे गोले नहीं थे तो आप भगवान के कलर के हैं भैया, ठीक है। तो इतना वो नहीं करना है, ठीक है। मैं बोलने लगता हूँ, टॉपिक भटकने लगता हूँ। अब देखो तुम, आवर्धन सबसे पहले एक चीज क्लियर करो, आवर्धन क्या है? कोई पूछे आवर्धन क्या है? आवर्धन कुछ नहीं है, वस्तु की प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? वस्तु की ऊंचाई तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, सॉरी, अरे यार, जिसको ऊपर में रखना होता है उसे पहले लिखना होता है, पहले करना होता है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। अब ये फॉर्मूला ये हमारे पास जो है दिख नहीं रहा है, देखो ये प्रतिबिंब की ऊंचाई लिखा है, ये वस्तु की ऊंचाई लिखा है। अब बताओ प्रतिबिंब की ऊंचाई, यहां पर मैंने ए बी माना है, तो मैं ए बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। वस्तु की ऊंचाई को मैंने ए डैश बी डैश माना है, ए डैश बी डैश मान लेता हूं, ठीक है। अब मान लेता हूं कि ये इसका ऊंचाई मान लेता हूं मैं एच रहता हूं, इसका मान लेता हूं एच डैश, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं? क्या मैंने सही लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ सर, क्या बात कर रहे हो भैया, अभी आप लिखे हो गलत लिखा दियो, ये आपने वस्तु का ऊंचाई लिख दिया है, इसीलिए चीज गलती मत करना भूल से भी, ठीक है। तो यहां पर पहले क्या लिखना है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ए डैश बी डैश है ना यहां से, और वस्तु की ऊंचाई तो ए और बी। तो यहां पर हमने वस्तु की ऊंचाई माना है एच। मानने के लिए, अरे मुझे नहीं पता है कि ये 2 सेंटीमीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है कि 1 मीटर का है, मुझे नहीं पता, तो मैंने मान लिया कि एच हैट का है, एच ऊंचाई का है, ठीक है। तो ये मैंने मान लिया कि भैया वस्तु का कितना माना है? एच डैश, और इसको मैंने माना है एच। तो कि जो एच डैश और एच माने हैं ना, इसको हम भी और
यू में भी लिख सकते हैं। ये जो हमारे पास वस्तु है, ये क्या है, इमेज है, तो इमेज के दूरी को हम क्या करते हैं, भी से मापते हैं, हमने अभी बताया था। और जो वस्तु की दूरी है उसको हम यू से मानते हैं। लेकिन ये और ये बराबर कैसे हो गया, इसको हम प्रूफ करेंगे आज ही की वीडियो में, जस्ट बाद, ठीक है। तो अभी फिलहाल समझिए कि भैया हम आप एम बराबर ये था ए डैश बी डैश ए बी, इसको हम ये भी लिख सकते हैं एम बराबर एच डैश एच। क्यों भैया, मैंने हाइट मान लिया, हाइट मैंने मान लिया एच और एच डैश, तो मैंने ये लिख दिया। अब इसके जगह पर मैं ये भी लिख सकता हूं, तो फाइनली भी बाई यू आ गया आंसर, ठीक है, भी बाई यू। लेकिन आप बुक में देखोगे तो बुक में रहता है माइनस में, क्योंकि अभी अब माइनस इसलिए लगता है क्योंकि भैया चिन्ह परिपाटी का यूज होता है। कैसे, तो देखोगे ऊपर की दूरी क्या होती है, धनात्मक ली जाती है, और नीचे की दूरी को क्या लिया जाता है भैया, ऋणात्मक लिया जाता है। तो भैया ये जो वस्तु है वो ऊपर है, तो ऊपर की दूरी तो ये तो पॉजिटिव हो गया, लेकिन ये नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर फाइनली हमारा जो आवर्धन का फॉर्मूला तैयार हो गया, एम बराबर माइनस भी बाय यू। भी क्या है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई है, और ये क्या है, यू क्या है, तो वस्तु की ऊंचाई है, जिसे हम यू से दिखाएंगे, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर हो गया, आगे बढ़े हम। चलिए अब आवर्धन के प्रकार के बारे में बात करते हैं, आवर्धन के प्रकार के बारे में बात करते हैं। आवर्धन के प्रकार के बाद हम थोड़ा बताते हैं। आवर्धन को यदि मैं बात करूं तो 4 प्रकार में बांटा गया है। पहला पहला अनु अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, ठीक है, अनुदैर्ध्य आवर्धन, अनुदैर्ध्य आवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल आवर्धन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन लिख ही देता हूं पूरा, अरे लिख लेना, मैग्निफिकेशन लिख लेना, यही वाला मैग्निफिकेशन यहां पर लिख लेना, ठीक है। फिर दूसरा में आ जाता है आपका अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ आवर्धन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स, ठीक है, ट्रांसवर्स, अच्छा से लिख दीजिए सर भैया, अच्छे से, ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन लिख लीजिएगा। तीसरा जो है हमारे पास आता है वो आता है एरियल, बोले तो क्षेत्रीय, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय आवर्धन, जिसे हम क्या कहते हैं, एरियल, एरियल मैग्निफिकेशन कहते हैं। और चौथा जो हमारे पास आता है वो होता है कोणीय, कोणीय आवर्धन, जिसे इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, एंगुलर, एंगुलर मैग्निफिकेशन कहते हैं। तो ये हमारे पास 4 प्रकार के आते हैं। ये दो जो है ना, आप आगे क्लास में पढ़ोगे, मतलब कि भैया ये जो है हमारे पास 2S में पढ़ने को देखने को मिलेगा। कॉन्सेप्ट सभी का यही है कि सब में यही होगा कि पहले हम क्या करेंगे, वस्तु, देखो सिंपल ओवरव्यू, ओवरव्यू देता हूं। क्षेत्रीय का मतलब क्या हुआ कि कोई क्षेत्र होगा, कोई क्षेत्र होगा, वो क्षेत्र, जैसे कि कोई वस्तु है तो ये मैं अभी लंबे के रूप में हूं, मतलब कोई वस्तु कोई पॉइंट के रूप में हो सकता है, कोई लकीर के रूप में हो सकता है, मतलब एक लाइन के रूप में भी हो सकता है। उसी प्रकार से कोई वस्तु क्षेत्र के रूप में हो सकता है, तो उस वस्तु का कैसा इमेज बनेगा, उस वस्तु का एक क्षेत्र के रूप में ही बनेगा इमेज। मान लो क्षेत्र, यदि वस्तु क्षेत्रीय रूप का है, वस्तु में क्षेत्र है, तो उसके प्रतिबिंब भी क्षेत्र होगा, प्रतिबिंब में भी क्षेत्र होगा। और तहन क्या होगा, ये है, मान लो ये वस्तु ए है, ये ए डैश मान लेते हैं, ये प्रतिबिंब का क्षेत्रफल, तो इनके अनुपात, तो इसका मैग्निफिकेशन क्या आ जाएगा, ए डैश बाय ए। और मैं बता दूं कि ये सब हाल फिलहाल में इस मतलब कि क्लास 10 के लिए, मतलब क्लास 10 के लिए आपका ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो है, और जैसे कि अनुप्रस्थ हुआ, इसका हम प्रूफ करके भी बताने वाले हैं, मतलब कि इस सबको मैं मिटाऊं, आप समझ में आ गया कि अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, अनुक्षेत्रीय, कोणीय, ये 4 प्रकार के होते हैं, देख लीजिएगा। अब मैं इसको इरेज करके आपको बारी बारी से बताता हूं, आप समझिएगा। सबसे पहला वाला जो हमारे पास हमने था वो था लॉग्नी, अनुदैर्ध्य लिख देता हूं, हिंदी में लिखता हूं ना, अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य आवर्धन। ये क्या होता है, तो इसे इंग्लिश में यदि मैं लिखूंगा तो लिखूंगा लॉग्निट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब देखो, लॉन्गिट्यूडिनल मतलब लॉन्ग, लॉन्ग लंबा, लंबा लंबा, मतलब जब कोई दर्पण के सामने, मतलब कि वस्तु यदि प्रधान अक्ष के लंबवत हो, प्रधान अक्ष के लंबवत हो, तो वस्तु की तथा प्रतिबिंब की जो अनुपात है उसे हम अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। नहीं समझ में आया सर, मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन किसे कहते हैं, वैसा आवर्धन वैसा आवर्धन जिसमें प्रतिबिंब तथा वस्तु की प्रधान अक्ष के लंबवत ली जाए। मतलब नहीं समझे सर, देखो
यहां पर मैं समझा देता हूं अच्छे तरीके से। ये देखिए, ये हमारे पास, मान लीजिए ये है हमारे पास प्रधान अक्ष और ये है हमारा दर्पण, ये है हमारा दर्पण, ठीक है। देखिए ठीक से देखिए, अभी कोई है नहीं ना तो भाई अकेले करना पड़ेगा। अब देखिए ये है दर्पण, ये दर्पण है, ये दर्पण से प्रधान अक्ष निकल रहा है मान लीजिए, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, ठीक है, ठीक है, देख लीजिए, एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास दर्पण है, इस दर्पण से ये प्रधान अक्ष निकल रहा है। लॉन्गिट्यूडनल, ये समझा रहा हूं, अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य का मतलब क्या होता है, जब वस्तु क्या हो, प्रधान अक्ष के लंबवत हो, चाहे ऐसा हो। देखो ये है हमारे पास प्रधान अक्ष, तो प्रधान अक्ष के ये वस्तु क्या है, लंबवत है कि नहीं, 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना, 90 डिग्री का कोण बना रहा है कि नहीं बना रहा है, बना रहा है, इसका मतलब ये लंबवत है। ऐसे भी है तब भी लंबवत है, देखो आगे है, लेकिन इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है ना। चाहे ये ऐसे रहे, ये इसके ऐसे रहे, तभी तो बना रहा है ना, देखो ऐसे है तभी तो बना रहा है कि नहीं, है ना। चाहे ये ऐसे रहे, ऐसे रहे, नीचा भी रहे ना ऐसे, तभी 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसकी लंबवत है। चाहे ये ऐसे रहे तब भी ये लंबवत कहलाएगा। चाहे ये कैसे भी रहे, 90 डिग्री का मतलब समझ रहे हो ना, लंबवत, चाहे ऐसे रहे, ऐसे रहे, ऐसे भी रहेगा ना, तो इसके प्रधान अक्ष के लंबवत है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब अनुदैर्ध्य आवर्धन इसमें होगा। समझे कि समझे, आई थिंक मुझे पता चल गया, फील आ गया होगा कि लंबवत का मतलब है कि भैया इससे 90 डिग्री का कोण बनना चाहिए। तो जब भी कोई वस्तु प्रधान अक्ष के लंबवत खड़ा हो, उस पे 90 डिग्री का कोण बना करके खड़ा रहता है ना, तो वस्तु प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को ही अनुदैर्ध्य आवर्धन कहते हैं। दूसरा हमारे पास आता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ आवर्धन। अनुप्रस्थ आवर्धन किसे कहते हैं, अनुप्रस्थ आवर्धन कहने का इन द सेंस ये है कि ये दर्पण है, इस दर्पण में अब जो है वस्तु, पहले वस्तु कैसा था, देखो ट्रिक कैसा है, ध्यान रखिएगा, मैं ट्रिक देता हूं बाद में, अभी पहले सुन लो। ये इसमें वस्तु जो होगा ये प्रधान अक्ष के अनुदिश रहे, प्रधान अक्ष के पैरेलल रहे, समांतर रहे। ये ऐसे सूता हुआ है, सूता हुआ है, सोया हुआ है, मतलब कुछ इस प्रकार से, मतलब कि भैया मेरा जो है, मैं आपको कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं, ऐसे बताता हूं। जैसे ये प्रधान अक्ष है, मान लो कि यहाँ पर एक प्रधान अक्ष है ऐसे, और मैं जो हूं इस बार मैं मान लो प्रधान अक्ष के मेरा जमीन जो है प्रधान अक्ष है, तो मैं ऐसे खड़ा हूं। अब मैं प्रधान अक्ष के कैसे हो रहा हूं, मैं उसके क्या हो रहा हूं जी, डर भी लग रहा है, भगवान बचा ले रहा, ठीक है। अब मैं प्रधान अक्ष की क्या हो रहा हूं, मैं जो है वो ऐसे, अब मैं प्रधान अक्ष के थोड़ा, अब देखो मैं अभी तक लंबवत ही हूं, अब मैं हो रहा हूं प्रधान अक्ष के किस, क्या हो रहा हूं, तो मैं अनुप्रस्थ आवर्धन बता रहा हूं, मतलब कि इसके समांतर हो रहा हूं, मतलब मैं ऐसे हो रहा हूं, मेरा पूरा जो है ये शरीर ऐसे हो रहा है, ये भी मेरा ऐसे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, अरे भाई सॉरी नहीं दिख रहा होगा तो उसके लिए, या मैं दिख रहा हूं, देखो बेस्ट एग्जांपल मिल गया मेरे को, मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वैसे ये आप इसे समझ सकते हो एरियल, ठीक है, एरियल, ये एक एरिया बनाता है, तो ये एरियल का एग्जांपल हो गया। समझ लो इसका अनुप्रस्थ का समझाता हूं, जैसे कि ऐसे मेरे, ऐसे में ये आपको लीनियर दिख रहा है, ठीक है, ऐसे है तो लंबवत, क्योंकि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, ठीक है। अब यदि ये सो जाएगा, यदि ये सो गया, तो ये कितना डिग्री का बना रहा है, मान लो कि भैया मेरा हाथ जो है ये है हमारे पास, क्या है, ये है दर्पण, दर्पण से मेरा जो है ये निकल रहा है प्रधान अक्ष, ये दर्पण है, ठीक है, इसके तरफ सो गया, तो ये क्या हो गया, अनुप्रस्थ आवर्धन, इसके आवर्धन पे ये खड़ा हो गया, मतलब 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो ये क्या हो गया, अनुदैर्ध्य आवर्धन। क्लियर हो गया, मैंने पूरी कोशिश की आपको समझाने का, ठीक है। तो अनुप्रस्थ आवर्धन का मतलब ये होता है कि यदि वस्तु ऐसा है तो ये वस्तु इमेज भी ऐसा बनेगा, इस प्रकार से सोया हुआ इमेज बनेगा कहीं, ठीक है। तो जब ऐसा इमेज रहे ना, उसके पैरेलल रहे, अनुदिश रहे, तो ये जो है अनुप्रस्थ आवर्धन कहता है। मतलब इसका डेफिनेशन कैसा हो सकता है कि जब वस्तु प्रधान अक्ष के समांतर रहे, तब प्रतिबिंब तथा वस्तु की अनुपात या वस्तु के अनुपात को अनुप्रस्थ आवर्धन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। इसका मैं यहां पर, इसमें जो होगा आवर्धन m बराबर -v/u होगा, लेकिन इसका जो है, इसका जो प्रूफ है
प्रूफ है, ये प्रूफ आप 12th में जाकर के सीखोगे। क्यों भैया, ये ऐसा क्यों अन्याय कर रहे हो? क्योंकि भैया इसके लिए आपको चाहिए डिफरेंशिएशन आना, और डिफरेंशिएशन आप 11th में ही सीखते हो। तो डिफरेंशिएशन आने के लिए आपको 11th का इंतजार करना पड़ेगा, अर्थात 12th में आप ये सीखोगे। इसलिए मैं बता रहा हूं, ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप इससे रिलेट करोगे, जो आगे साइंस रखने वाले हैं उसमें आपको पता चलेगा कि भैया ये चैप्टर अभी 10th के लिए ही सीमित नहीं है, आप 12th में फिर दोबारा पढ़ोगे। इसका मतलब एक बार में ही अच्छा से पढ़ लोगे, 12th में भी आसानी होगा, 12th में उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, फिर से पढ़ना नहीं पड़ेगा। ये मैं बार बार कहना चाहता हूं। वो दो मैंने और दूसरा दो और मैंने बताया ना इसका प्रकार, कोणीय और क्षेत्रीय, तो वो दोनों मैं 12th में पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब भैया अभी 10th से बढ़िया से पढ़ लेंगे तो 12th बढ़िया से जाएगा। ठीक है, बढ़िया से जाएगा। ठीक है, इसलिए कहते हैं भैया 10वां का बड़का भैया, या बोले तो जो बाबू होता है, पापा होता है, वो होता है 12th। क्लियर, इसका प्रूफ ये होता है। सिंपल नॉट वही भी एम में भी इसका ये क्या होगा, ये क्या होगा, एल मान लेते हैं एल है, ये एल डैश है, तो इसका आवर्धन क्या बनेगा, एल डैश बाई एल। क्लियर क्या नहीं क्लियर? आप एकदम पूरा देखिएगा प्रूफ, तो पूरा प्रूफ आपको 12th में देखने को मिलेगा। ये बस फिलहाल इतना जान लीजिए कि अनुप्रस्थ आवर्धन होता क्या है, अनुदैर्ध्य आवर्धन का मैंने फॉर्मूला भी बता दिया, और होता क्या है वो भी मैंने बता दिया। अब आते हैं क्षेत्रीय और कोणीय पर। वैसे क्षेत्रीय अभी आपके सिलेबस का नहीं है, लेकिन जानने के लिए भाई जान लीजिए, जानने के लिए जान लीजिए, जानने के लिए जान लीजिए। अब है तीसरा क्षेत्रीय। क्षेत्रीय का मतलब समझिए, नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्षेत्रीय नहीं पढ़ाऊंगा, टाइम भी बहुत है। मतलब ये आपके पूछ एग्जाम में 100 नहीं 1000% नहीं पूछेगा, 1000% भी पूछेगा नहीं। और आपके लिए ये जो है 12th में शुरू से पढ़ाता है, शुरू से पढ़ाता है, और ये आप कोई भी याद देखोगे नहीं, वो प्रकार भी नहीं बताता है। आप देख लीजिए बिहार में कोई, मतलब मैक्सिमम क्या, पूरे पूरे टीचर प्रकार भी नहीं बताते हैं। एक दो होंगे, एक आध जो बताते भी होंगे, लेकिन मुझे लगता है प्रकार भी नहीं बताते हैं। तो मैंने प्रकार आपको बता दिया है कि नॉलेज के लिए कि 4 प्रकार के होते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, इतना मैं बताऊंगा तो टाइम भी लग जाएगा। यदि आप बोलिएगा तो स्पेशली मैं बना दूंगा इसके लिए वीडियो। वैसे क्षेत्रीय में आपको मैंने ओवर भी दे दिया था, मैंने हल्का हल्का बता भी दिया था आपको। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं क्योंकि भाई आज क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, हाँ, आवर्धन का प्रूफ करना था ना जी, प्रूफ करना। आइए आवर्धन का प्रूफ करना, इसीलिए ध्यान रखिए। ये हमारे पास कोई मैंने अवतल दर्पण बना लिया। ठीक है, ये जो है मैं लॉन्गिट्यूडिनल वाला प्रूफ कर रहा हूँ। ठीक है, अनुदैर्ध्य वाला, ये मैंने इधर से गुजारूंगा तो यहाँ पर फोकस बनेगा। एक मैं यहां से गुजार देता हूं और यहां से ऐसे करेगा, तो यहां पर हमारा जो है इसका इमेज बनेगा। क्लियर? वैसे मैंने ये गलत बनाया है, आपको पता है, थोड़ा और हटेगा सटेगा, ऐसे यहां पर बनेगा आपका इमेज। ठीक है, अब सही है, ये फोकस है। ठीक है, इसे मैं ए बी मान लेता हूं, इसे मैं ए डैश बी डैश मान लेता हूं। ठीक है, इसे कोई ओ बिंदु मान लेता हूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आइए तो देखिए कि आवर्धन के अनुसार हमने क्या जानते हैं, आवर्धन कहता है, आवर्धन मैग्निफिकेशन के अनुसार हम ये जानते हैं कि क्या जानते हैं कि जो ए डैश बी डैश बटा ए और बी होता है, आवर्धन यही जानते हैं जी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। ये तो हम जानते हैं। अब आइए यहां पर देखिए, यहां पर ये देखिए, यहां पर एक ट्रायंगल बन रहा है ए बी ओ या ए ओ बी ऐसे करके, ए ओ बी, और एक देखिए ए ओ बी, ये और ये ट्रायंगल ध्यान से देखिए इस प्रकार से बना हुआ है। ठीक है, कि नहीं? ये ओ है, ये ए डैश है, ये बी डैश है, ये ए है, ये बी है। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? मैंने इस दो ट्रायंगल को यहां पर निकाल के दे दिया। यहां पर आप फिर से ज्योमेट्री वाला काम आएगा, समरूपता वाला नियम, सिमिलरिटी वाला। ठीक है, सिमिलरिटी का बहुत पढ़े ना, एस एस ए, तो यहां पर ए वाला लगेगा। ठीक है, क्या बोल रहे हो भैया, समझाऊंगा धीरे धीरे, वेट 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 वेट। अब देखो, लिखोगे यहां पर लिखोगे ट्रायंगल ए ओ बी तथा ए डैश ओ बी डैश, ए ओ बी तथा ए डैश बी डैश ओ, इस दो ट्रायंगल से क्या, देखो यहां पर देखो तो ये जो इमेज है, ये जो इमेज है, ये जो इमेज है,
इससे 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, मतलब इस ट्रायंगल में भी 90 डिग्री बन रहा है और इस ट्रायंगल में भी देखोगे तो 90 डिग्री बन रहा है। और ये देखो यहाँ पर आपको पता था कि कोई जो है यहाँ पर कितना एंगल से कोई किरण आता है तो उतना एंगल से जाता है, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा प्रकाश के परावर्तन के नियम से, है कि नहीं है, है कि नहीं है। इसका मतलब कोई दो ट्रायंगल में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो ये ए मतलब कि ए मतलब ए का मतलब क्या हुआ, एंगल, एंगल मतलब कि दो एंगल वाला से समरूप हो जाता है, और जब समरूप हो जाता है तो क्या होता है, उसके संगत भुजा जो होते हैं अनुपात सेम हो जाते हैं। समरूप कहने का सेंस क्या है कि भैया दो त्रिभुज है, छोटा बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो दोनों त्रिभुज होना चाहिए, तो समरूप है। सम मतलब समान और रूप मतलब देखने में समान होना चाहिए, उसे कहते हैं समरूप। ये दोनों देखने में समान है, ये भी ट्रायंगल जैसा है, ये छोटा है ये बड़ा, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, ये आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़ोगे और आराम से पढ़ोगे। आप बोल दोगे मुझे पढ़ाने के लिए तो मैं ट्रायंगल चैप्टर लेकर आऊंगा आपके सामने। ठीक है, अब आइए इतना समझिए कि मुझे प्रूव करना है, मुझे क्या प्रूव करना है कि भाई ये अनुपात जो है प्रूव करना है। अब प्रूव करने का तरीका देखो कि मैंने ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को मुझे करना है समरूप, सिमिलर। तो ये दो कोण जो है बराबर है, पहला तो ये और दूसरा ये। तो इसको मैं लिखता हूं, कोण बी ए ओ बराबर है कोण बी ए ओ किससे भैया, 90 डिग्री से। 90 डिग्री इधर भी है इधर भी, इसलिए बराबर है। अब देखोगे कोण ये ए ओ बी बराबर है कोण ए डैश ओ बी डैश। क्यों बराबर है भैया ये, तो ये लिखोगे परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से। बढ़िया से लिखना है आपको, ठीक है, बढ़िया से लिखना है, तो इसमें जगह नहीं है इसलिए मैं अच्छे से मैं समझा दे रहा हूं भाई बढ़िया से। तो ये मैं प्रूफ कर रहा हूं। प्रूफ करने के लिए सबसे पहले बात इमेज में इतना बनाना होता है, और इतना, और एक और चीज लिख दीजिएगा, ये जो वस्तु के बीच मतलब जो इमेज है इसके बीच की दूरी और यहां से बीच की दूरी क्या कहलाता है, उसे हम v से दिखाते हैं, और वस्तु तथा इस ध्रुव के बीच की दूरी को हम u से दिखाते हैं, है कि नहीं है। तो ये भी लिख दीजिएगा साथ में, ठीक है। तो इतना इमेज क्लियर हो जाएगा। उसके बाद ये लिख दीजिएगा कि भैया ट्रायंगल इतना तथा ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश से ये दो कोण जो है बराबर है, अर्थात जब दो कोण बराबर है तो हम क्या कह सकते हैं कि ट्रायंगल ये और ये समरूप हैं। यहां पर लिखेंगे कि ए समरूपता से, ए समरूपता से क्या हो जा रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल समरूप हैं, और जब समरूप होते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी संगत भुजा को अनुपात में बांट सकते हैं, मतलब कि ए डैश बी डैश बटा ए बी, और बराबर कर सकते हैं, मतलब उसके संगत भुजा क्या होता है पता है, जैसे ये ट्रायंगल है और ये ट्रायंगल है, इसका संगत भुजा क्या, ये साइड वाला है तो ये इसके संगत भुजा हो गया, इसके संगत भुजा ये हो गया, इसके संगत भुजा ये हो गया। तो सभी संगत भुजा इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा, इसके संगत भुजा का अनुपात होता है, सबके बराबर होते हैं। ठीक है, सबके अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सबके अनुपात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये इस संगत भुजा ये ए ओ, मतलब कि देखो यहां पर पहले मैंने लिखा है इमेज का, तो इसके जो संगत भुजा है ये है, अगला संगत भुजा ये लिखेंगे आधार वाला, तो ए डैश ओ, और ए बी का संगत भुजा ए ओ हो जाएगा। अब देखो अकॉर्डिंग टू द आवर्धन के अनुसार ए डैश बी डैश, मतलब कि ये क्या हो गया, ए डैश बी डैश क्या है, तो ये इमेज का है ऊंचाई, और ये क्या है, वस्तु का ऊंचाई, और इसे हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। तो एम बराबर हो गया प्रूफ ए डैश बी डैश। तो ये देखो ए डैश और ओ ये क्या है, तो ये है इमेज मतलब प्रतिबिंब के बीच की दूरी, और इसे हम क्या किससे दिखाते हैं, भी से। तो ये हो गया भी, और यू, और ये जो एओ है इसके बीच की दूरी क्या कहलाता है, यू कहलाता है। तो ये यू हो गया। और ध्यान रखना कि ये दोनों ही दूरी आप इधर से नाप रहे हो, ऐसे नाप रहे हो, और ऐसे में नेगेटिव ये भी नेगेटिव लेंगे, क्योंकि भैया ये भी नेगेटिव, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ही नेगेटिव दे दीजिएगा, ये भी दूरी नेगेटिव होगा, ये भी दूरी नेगेटिव होगा, क्योंकि भैया मैं इसके किरण जा रहा है इधर लेकिन नाप रहे हैं इधर, इसीलिए। और हम तो इसमें तो नेगेटिव कट ना जाए, तो हम तो पढ़े थे कि m बराबर भैया माइनस का v बाई यू, ऐसा नहीं होता है और अधूरा है, इसमें ब्रैकेट लगा करके एक और माइनस लगता है, जो कि आवर्धन के अनुसार होता है। आवर्धन कहता है कि भैया एक माइनस लगा रहता है, तो आवर्धन वाला माइनस लगा हुआ है बाहर से,
then we have to write then the m बराबर the minus v by u, the finally got the answer. We have the m equal to the v by u, अर्थात the image the height of image upon height of object, and the final answer is and proof it's final. मतलब आपके सामने प्रूफ है भैया, ये आपका इतना ही प्रूफ है. आई नो प्रूफ समझ नहीं आता मेरे को, ध्यान रखो दोस्तों. ये जो आवर्तन है ना, ये भाई चालू करने से लेके नहीं रहे तो उम्मीद करते हैं कि भैया प्रूफ आपको समझ में आ गया होगा. इसमें कहीं भी दिक्कत हो ना तो भैया आप मुझे सीधे कांटेक्ट कर सकते हो, आप मेरे को भैया कमेंट में कर सकते हो, या चैनल व्हाट्सएप चैनल में भी जुड़ना मत भूलना वहां पर, ठीक है. और एक बार नोट्स में इसका प्रूफ देख लेना अच्छे तरीके से, यहाँ पर घाच पच हो गया है, नोट्स में बना हुआ है तो वहां से नोट डाउन कर लेना, ठीक है. और हर एक का जो है अपना, मैंने कुछ किया ही नहीं, मुझे इसका अनुपात प्रूव करना था, मैंने दिमाग लगाया कैसे करूं, तो मैंने बोला कि यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पर भी ट्रायंगल बन रहा है, तो इन ट्रायंगल को समरूप करना है, तो समरूप करने के लिए कम से कम कुछ तो कुछ होना चाहिए. तो मैंने बोला यहाँ पर ए समरूपता लागू हो रहा है, तो इससे ये दोनों 90 डिग्री की वजह से ये दोनों बराबर हो गया, ये परावर्तन के नियम से दो कोण बराबर हो गया, इस त्रिभुज का इस त्रिभुज का, तो इसके संगत भुजा का अनुपात सेम होंगे, तो हमने इसका और इसका अनुपात निकाल लिया, फिर इसके बेस का और इसके बेस का हमने अनुपात निकाल लिया, इतना अनुपात बटा इतना अनुपात निकाल लिया, क्योंकि भैया इतना इसके संगत भुजा है ना, इसलिए इसका अनुपात निकाल लिया है कि नहीं है. अब जब संगत भुजा को पता है कि बराबर होता है तो मैंने बराबर कर दिया. और हमने देखा कि भैया शुरू में ही कि आवर्धन कहता है कि भैया अकॉर्डिंग टू आवर्धन के अनुसार कि भैया ये से m ये जो है, ये चीज जो है ये आवर्धन है, ये चीज आवर्धन है तो m लिख देंगे, और यहाँ पर ये जो है ये दूरी जो है ये v कहलाएगा, ये दूरी जो है u कहलाएगा, और माइनस में कहलाएगा, क्योंकि चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम लिख दीजिए चिन्ह परिपाटी के अनुसार. फिर पहले आपको भाषा वैसा लिखना पड़ता है, तरीका लिखने का तरीका होता है, वो आपको नोट्स में देखने को मिल जाएगा, ठीक है. और माइनस एक्चुअल में जो है वो आवर्धन के अनुसार जो है चिन्ह परिपाटी के अनुसार लगा रहता है. उसके बाद यहाँ पर m बराबर माइनस v बाई यू, हमारे पास फाइनल आंसर आ गया. यहाँ तक किस किस को क्लियर है? जिसको क्लियर है प्लीज लाइक जरूर कर दे अपने वीडियो को, और दोस्तों में जरूर शेयर कर दें. मुझे पता है कि बीच में मैं थोड़ा पता है आपको कि मैं बीच में जो है ये जो आवर्धन चला रहा था उस बीच में मैं चला गया, क्योंकि भैया घर है, घर में डिस्टर्बेंस होता रहता है. उसमें मैंने आज मैं टॉपिक कितना फ्लो में चल रहा था, 1 घंटा मेरा वेस्ट हो गया, 1 घंटा. मैं 1 घंटा बाद वीडियो बना रहा हूँ, तभी जो मैं कटा हुआ था वहां पर कट मिलेगा आपको. 1 घंटा मैं चला गया, फ्लो टूट गया मेरा, इसीलिए होता है यार, घर पे हैं, अब क्या ही कर सकते हैं बताइए. सुनिए ना, देखिए ना, आज इतना ही रहने देते हैं, और कल की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन होंगे ना एक साथ ले लेंगे. जैसे कि है ना, समतल दर्पण में समतल दर्पण में आवर्धन +1 होता है क्यों, बिना छुए हम दर्पण को कैसे, मतलब बिना छुए हम कैसे पहचानेंगे दर्पण कौन सा दर्पण है, अवतल है उत्तल है कैसे, इस क्वेश्चन में. फिर दर्पण का अवतल दर्पण का क्या उपयोग है, फिर अवतल दर्पण को अभिसारी क्यों कहते हैं, अपसारी क्यों कहते हैं, ठीक है. इन जितने भी थ्योरी वाले क्वेश्चन है ना उसको एक वीडियो में ले लेंगे, और कल एक एक्सपेरिमेंट करके बताएंगे. एक इंस्टाग्राम पर रील देखे होंगे कि भैया दर्पण में सामने ले लिया है रुमाल तब भी इमेज दिख रहा है, तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दे देंगे, ठीक है. साथ में कल के वीडियो में ये बता देंगे पूरा थ्योरी वाला. अब परसों से अपना जो है जितना भी दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र बताते हैं. दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र पढ़े नहीं पढ़े, 1/f बराबर 1/v बराबर 1/u, ठीक है, ये होता है दर्पण सूत्र, ठीक है. तो ये भी प्रूव करवा देंगे कल के वीडियो में, तो ये थ्योरी वाला हो जाएगा. परसों के वीडियो में दर्पण सूत्र 1 2 से 3 वीडियो में हमारा जो है 3 से 4 वीडियो में हमारा जो है कंप्लीट करवा देंगे इसको. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 10 से 11 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा होगा चैप्टर, वैसे ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, चिंता मत करिए. आज छोटा ही रहने दीजिए, आज मेरा भी थोड़ा फ्लो टूट गया तो मेरा मजा ही नहीं आ रहा पढ़ाने में, ठीक है, क्योंकि वहां पर गए डिस्टर्बेंस हो गए. जैसे भी अब टॉपिक स्टार्ट किया तो टॉपिक खत्म करना जरूरी था, इसलिए मैं टॉपिक खत्म कर दे रहा हूँ. कल के वीडियो में मैं ये खत्म कर दूंगा. उम्मीद करते हैं कि आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करना, कोई भी इंप्रूवमेंट की देरी हो तो मुझे पता है कि मैं थोड़ा है कभी वो कर देता हूँ, थोड़ा मैं टॉपिक को ज्यादा लंबा खींच देता हूँ, उतना ज्यादा नहीं जरूरी होता है, मैं इस पर इंप्रूवमेंट कर रहा हूँ, ठीक है. और कोई भी दिक्कत हो भाई मेरे पे भाई हो तुम बताओ, मेरी बहना, जो भी आपको मन में दिल से निकलता है वो बोल देना कमेंट में, ठीक है. तब तक के लिए हाँ, व्हाट्सएप चैनल में जुड़ना मत भूलना, फ्री ही
है भाई, और आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, चाहे ठीक है, जाओ।